साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ विद एस्पिरेंस में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 75 इंपॉर्टेंट VVI MCQ करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 12 अप्रैल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे थे, 2 पार्ट में किए थे, एक में 80 और एक में 60 क्वेश्चन किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। और इस वीडियो में हम लोग 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 140 जो हमने प्रश्न किया था उनसे भी कई प्रश्न इस वीडियो में आपको मैच कर देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ उससे घबराइए नहीं, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की वीडियोस आपको मिलते रही। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और भी जानकारी दे दूं कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के वीडियोस, जी हाँ, सब्जेक्टिव के 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको भी जरूर देख लें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण किसमें, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो डियर स्टूडेंट प्रकाश का वेग कहाँ पे न्यूनतम होता है? इनका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। तो कहाँ पे होता है? तो कांच में प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो क्या लगा रहता है डियर स्टूडेंट? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। कहने का मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, कहने का मतलब है साइड मिरर, साइड मिरर में लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। समतल दर्पण जो आप अपने घरों में आईने के रूप में प्रयोग करते हैं उनमें कौन सा? तो काल्पनिक फिगर बनता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का जो चित्र दर्शाता है, उनके पथ के जो रेखा जिसमें प्रकाश की किरणें गुजरती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? उसे कहते हैं किरण आरेख। राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का जो दिशा दिखाता है या फिर रेखा को दिखाता है उसे किरण आरेख करते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा डियर स्टूडेंट, हमने बताया था कि 2D कहने का मतलब है पावर दे रखा है 2D, और पावर का फॉर्मूला होता है, क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, और F जो होता है ये मीटर में होता है, तो P के जगह पे 2 दे रखा है 1/F, तो F बराबर यहाँ से आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट 50 हो जाएगा। 50 का यहाँ पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 यहाँ पे आ रहा है ऐसे 0.5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट आंसर। अगला है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, दे रखा है डियर स्टूडेंट उसकी फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो गौर कीजिएगा प्रश्नों पर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर दे रखा है क्या? तो फोकस की लेंथ। तो आप जान रहे हैं कि डियर स्टूडेंट पावर जो होती है 1/F होती है, और ये होती है मीटर में। जब इनको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और इस तरह से P बराबर हो जाएगा 1/0.5, और इस पॉइंट को उड़ाने से हो जाएगा 10, और यहाँ से कटेगा 2 घर में, तो हो जाएगा +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। ठीक है। अगला है प्रकाश के किरण को के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है डियर स्टूडेंट, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको +भी करके बताया था। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में अगर जैसे हमने 2D का बताया वैसे तरफ से अगर आपके वहाँ पे लेंस की जगह अवतल रहेगा तो माइनस में इनका आंसर हो जाएगा। ये आप गौर में रखिएगा कि अवतल लेंस में माइनस होता है, ऋणात्मक होती है उनकी क्षमता। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सी? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला है अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आप देखते होंगे गाड़ी के साइड मिरर में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है डियर स्टूडेंट? अवतल दर्पण से बनता है। अगला क्वेश्चन है
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बार बार आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि पिछले वीडियो से भी मैच करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो हमने बताया था डियर स्टूडेंट, हवा जो है विरल है, विरल से सघन में जा रहा है, कांच जो है सघन है, तो 9 लास्ट में है, यानी कि सघन 9 से निकट, तो अभिलंब की निकट हो जाएगा। याद रखिएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरा अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें लगा रहता है उत्तल लेंस लगा रहता है। याद रखिएगा कौन सा? उत्तल लेंस, क्योंकि वो फिगर को बड़ा दिखाता है। याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको याद रखने के लिए ट्रिक, दर्पण जो होता है डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ दर्पण से याद रखिएगा कि उत्तल जो दर्पण होता है वो गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है, और वो क्या दिखाता है? छोटा। और दर्पण में छोटा दिखेगा तो लेंस में ये बड़ा दिखेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हमने पहले ही देखा और अब भी बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, इसलिए वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये मान लीजिए जो किरण आया है इसे आपतन कोण कहते हैं, और ये से चला गया, तो ये जो अभिलंब है और इसके बीच का जो कोण है इसे आर कहते हैं, रिफ्लेक्शन कोण कहते हैं, ये आई होता है, तो ये कोण का पूछ रहा है, तो ये कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है 100% याद रखिएगा, वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस। और लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लेंस एक बार से दूसरे बार को देख सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा दर्पण भूल के भी नहीं लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो डियर स्टूडेंट, काल्पनिक प्रतिबिंब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अवतल होता है, वैसे अगर समतल भी दिया रहता तो समतल भी होता है इनका राइट आंसर, ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है उससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन कौन से निर्धारित? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, ये जो कोण आने वाला कोण है और जाने वाला कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, तो आपतन और परावर्तन कोण बराबर I=R होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ये हमने कई बार बता रखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस की देखिए, लेंस इस टाइप से होता है, चाहे जो भी लेंस हो, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है, एक लेंस ऐसे भी होता है जिसमें एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ, तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो याद रखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। और कौन सी जो होता है? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल। अगला है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। कौन सा? दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है, यहाँ से देखिए वहाँ तक थे आपके फिजिक्स भौतिकी के क्वेश्चन, जिसमें आपने कितने 30 क्वेश्चन को किया। यहाँ से आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण कहलाती है, याद रखिएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होता है? तो हम याद रखिएगा वाइट होता है। कौन सा होता है? सफ़ेद रंग का होता है, श्वेत होता है। अगला है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जिंक और HCl का जब मेल होता है तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है? तो दहन, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना दहन नहीं है। दहन कहने का मतलब है ड्यूरेशन जो पूरी तरह से जल जाए, दोबारा नहीं होगा। जल का उबलना दहन तो है नहीं। मोम अगर पिघल जाती है तो फिर से वो जल सकती है, तो जल का मोम का पिघलना नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या? पेट्रोल का जलना होगा। अगला है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूशन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म जब करेंगे तो NO2 और O2 मिलता है। कौन सा? तो NO2 और O2 मिलेगा। थोड़ा सा साउंड कम होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम अभी बाहर में हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। NO2 और O2 होगा। अगला है, निम्न में से कौन सही है? तो इनका सही जवाब होगा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, और इसका नाम क्या है? धावन सोडा। क्या है डियर स्टूडेंट? धावन सोडा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया है? तो अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा 2Kl CO3 + 2KCl + 3O2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि Fa2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख पा रहे हैं यहाँ से Fe अलग हो जा रहा है और
एल इसमें जाके मिल रहा है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन, क्योंकि एक को अलग कर दे रहा है, एक को अलग कर दे रहा है। हमने बताया था कि एक को अलग करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अगला है दे रखा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए होगा इनका सही जवाब। अगला है 12वां नंबर CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? कई स्टूडेंट्स को रेडॉक्स बोलते हैं, लेकिन ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये एक अपचयन अभिक्रिया। कौन सा है? अपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बने यौगिक होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक। अगला है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। देख पा रहे हैं 2Cu प्लस O2 जाके CuO बना रहा है, 2Cu बना रहा है, तो कॉपर जाके इसमें मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण है, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि दो प्रोडक्ट मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है? आप याद किए थे कि द्विस्थापन अभिक्रिया में एक का इधर से इधर, दूसरा का इधर हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Ag जाके नया प्रोडक्ट HCl के साथ बनाता है और Na जाके नया प्रोडक्ट NO3 के साथ बनाता है। तो AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया FeCuSO4 FeSO4Cu। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें Cu को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? Cu को अलग कर रहा है और बाकी ये सब मिलके एक नया प्रोडक्ट का जनरेशन कर रहा है। Cu को अलग कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर दो फॉर्मेशन हो रही है, इधर से इधर फॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाए, सॉरी दो फॉर्मेशन हो, एक को इधर से इधर कर दिया जाए, दूसरे को इधर से इधर तक कर दिया जाए, तो इसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। बाकी अगर किसी को अलग कर दिया जाए तो इसे विस्थापन बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ये तो याद रखिएगा अविलय लवण प्राप्त होता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे देख पा रहे हैं S2 प्लस Cl2 2HCl नहीं है, क्योंकि ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखिएगा ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो डी रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। देखिए O का जो हो रहा है इसमें जाके मिल रहा है, ये O का जो यहाँ से यहाँ पर जाना है और यहाँ पे देखिए H जो है इसमें निकल रहा है। ठीक है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप इसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। अगला है यहाँ से बायोलॉजी में पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यहाँ तक 60 प्रश्न देखे आपने, 50 प्रश्न देखे और 25 प्रश्न बाकी है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा पत्ता में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। अगला क्वेश्चन देखा मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg कितना होता है? 20 मिलीग्राम। मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि कई क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो से मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो राइट आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने पिछले वीडियो को देख लिया तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन रिवीजन भी हो गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि हमने पिछले वीडियो से कितना सीखा। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर की पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। जल का निष्कर्षण अगर पौधे में होगा तो वाष्पोत्सर्जन। अगला है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या कहलाता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो श्वसन कहलाता है। श्वसन से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया? तो श्वसन की क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अगर श्वसन ही ना हो तो मनुष्य या कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न देखा मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो 4 वेशम पाए जाते हैं। याद रखिएगा 4 वेशम पाए जाते हैं। 4 वेशम को ही कोष्ठक भी बोलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। C6H12O6 ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। अर्धपरागम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया के द्वारा दही जमता है, जिसके लिए एक
अम्ल होता है लैक्टोबैसिलस अम्ल की उपस्थिति में किण्वन की क्रिया होने के बाद दही जमता है। अगला है मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 वैषम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस की जो थैली होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन हो जाएगा इनका सही जवाब। अगला है 15वां नंबर मत्स्य का श्वसन का मुख्य अंग है, मछली जो श्वसन का अंग है, मछली का मुख्य श्वसन अंग वो गिल्स है, कौन सा है, गिल्स है। और मनुष्य के लिए कौन सा हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं फेफड़ा ही, नाक से हम सांस लेते हैं लेकिन श्वसन का अंग फेफड़ा ही है। अगला है पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, गैसों का निष्कासन के लिए विसरण की क्रिया होता है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए विसरण की क्रिया होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन पौधे से जो गैस निकलती है हवा के तौर पे, वायु जो पौधे से जल जो निकलती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और जो गैस निकलती है उसे विसरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। थोड़ा सा आपको साउंड की क्वालिटी कम होगी और थोड़ा शोर भी हो रहा होगा आई होप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाहर में है हम अभी, आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए आपके लिए थोड़ा दिक्कतें आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट से देखे पढ़िएगा। डियर स्टूडेंट, मैं 75 जो क्वेश्चन लाया हूँ ये प्लस 140 जो क्वेश्चन है, मान के चलिए 75 और 140 200 ही प्रश्न आपके जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, गोंद है गोंद नहीं है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में, कहाँ पे, तो पुराने जाइलम में रहता है, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इनका सही जवाब हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, कौन सी, तो उपचयन अभिक्रिया इनका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है, तो रक्त क्या है डियर स्टूडेंट, रक्त जो है एक उत्तक है, रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है, याद रखिएगा रक्त एक उत्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग हम लोग किसको बोलते हैं, तो वृक्क को, वृक्क या फिर वृक्काणु भी ऑप्शन में आपको कभी कभी दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। अगला है 25वां नंबर और अंतिम प्रश्न है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, कौन सा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ तक के प्रश्न हुए दोस्तों। इस वीडियो में आपने टोटल 75 प्रश्न किए, पिछले वीडियो में 140 प्रश्न किए थे, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपने 150 से पौने 200 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, मैथ से छोड़ के आपको कहीं ना कहीं 150 से प्लस क्वेश्चन किए, पौने 200 के आसपास। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आपको देखने को सबसे पहले मिल सके। और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ और भी नोटिफिकेशन मिल सके डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपके कई प्रकार के लिंक दिए गए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिंक दिए गए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिंक दिए गए, 140 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिंक दिए गए, तो आप उनको जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।